अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। इसमें है फार्माकोलॉजी, इसके डेफिनेशंस, इसके बाद ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, इसके बाद ड्रग और ड्रग नोमेनक्लेचर, प्रो ड्रग, प्लेसिबो और टॉक्सिकोलॉजी। तो ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी फार्माकोलॉजी में हम जो दवाइयों के असरात होते हैं जानदारों के ऊपर, यानी इसमें फिर इंसान भी आ जाते हैं और जानवर भी आ जाते हैं। तो दोनों के ऊपर जो असरात होते हैं दवाइयों के, उसके मुताले को फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकॉन बेसिकली जो वर्ड है फार्माकॉन, ये ड्रग को कहते हैं और कॉलजी स्टडी को। तो फार्माकोलॉजी में हम दवाइयों के जो असरात होते हैं वो पढ़ते हैं। यानी जिस तरह है कि फार्माकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स वर्क, किस तरह से दवाइयाँ काम करती हैं, इसको समझने इसमें हमारे फार्माकोलॉजी हमें हेल्प करती है। इसके अलावा देयर पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क, यानी इनके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, एंड हाउ टू यूज़ देम सेफली एंड इफ़ेक्टिवली, और हम इनको किस तरह से सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में हम जो एक तो हमें जो बीमारी को ख़त्म करने के लिए, जो भी कोई मसला है उसको दूर करने के लिए जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बेनिफिट्स होते हैं इसके, और फिर इसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यानी जितनी भी दवाइयाँ हैं सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो इन सब को हम पढ़ते हैं। इसके अलावा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी है। अगर दो दवाइयों का हम इकट्ठा देते हैं तो उसके क्या असरात होंगे, अगर खुराक के साथ देंगे तो उसके क्या असरात होंगे। इस तरह कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जिस तरह की प्रेगनेंसी है यानी हमल के दौरान, और इस तरह जो ओल्ड एज है उसमें, या फिर बीमारियां होती हैं जो लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो उसमें कितनी डोज देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। तो ब्रांचेस का मतलब होता है शाखें, यानी फार्माकोलॉजी के अंदर फिर कितनी और इसकी शाखें हैं। तो इसमें जो पहला है, वैसे तो इसकी ज़्यादा हैं, जो अहम है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें जो पहला है यह है फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है? द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम जो दवाई की जो एब्जॉर्प्शन होते हैं जज़ब होने को, यानी एक दवाई हमने ली और वो जिस्म के अंदर जज़ब हो गई। इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कितने जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट, इसका तकसीम होना। और फिर मेटाबॉलिज्म, यानी जो दवाई हमने ली तो वो एक ख़ास वक्त के बाद उसकी तोड़ फोड़ होती है, तो उसकी तोड़ फोड़ होती है तो वो किस तरह होती है। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है ख़ारिज होना। तो ये चार स्टेप्स हैं जो कि हर दवाई, जो भी दवाई हम लेते हैं वो इसी स्टेप के साथ गुजरती हैं। ठीक है। तो इसके बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बस दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रिसेप्टर बाइंडिंग। फार्माकोडायनेमिक्स में हम जो दवाइयों के जो असरात होते हैं जिस्म के ऊपर वो पढ़ते हैं, और इसमें जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको कहते हैं, यानी हम जो दवाई लेते हैं वो किन किन सेल्स के ऊपर काम करती है, किन 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 मैकेनिज़्म के ज़रिए से, किन इंजाइम्स को ये बंद करती है जिसकी वजह से वो अपना असर दिखाती है। और इस तरह रिसेप्टर बाइंडिंग, यानी कौन से रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होती है। तो ये हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। इसका तीसरा है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो दवाइयों के मुज़र असरात होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मुज़र असरात होते हैं, या और भी केमिकल्स के, और हम इंसानों में, जानवरों में उनके इसके ऊपर क्या असरात होते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। जो अच्छा जी, इसके बाद है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? इस द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। यानी जो फार्माकोलॉजी के जो उसूल हैं
उनको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस ये कि हम जब इंसानों में हम जो दवाई देते हैं, इंसान को दवाई देते हैं, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनके जो डोज़ है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ड्रग इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद है न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस सिस्टम। इसमें हम जो दवाइयाँ होती हैं उनके जो असरात होते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर उसके क्या असरात होते हैं, तो ये सारी हम जितने भी इसमें जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, ये सारे हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद है कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। और कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दवाइयों के जो असरात हैं वो दिल के ऊपर और जो शरियाने हैं, ब्लड वेसल्स, इनमें इनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, तो वो इन दवाइयों के मुतालिक हम कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, और इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन हार्मोन सिस्टम्स। जितने हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स हैं उनके ऊपर जो मेडिसिन के असरात हैं उनको हम पढ़ते हैं, किन किन हार्मोन्स के ऊपर हमारे जो ड्रग है वो एक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। और लास्ट है मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी उस लेवल पे जो मैकेनिज़्म होते हैं ड्रग एक्शन, ड्रग के, मेडिसिन के मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी इसमें फिर सिग्नलिंग होती है, और इसके अलावा एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद है ड्रग। ये ड्रग क्या है? अकॉर्डिंग टू FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, any substance other than food intended to affect the structure or any function of the body। FDA एक बहुत बड़े दायरा है जो कि दवाइयों को और जो खुराक है इसके मुतल्लिक जितनी भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशन, इनके पास होते हैं, ये सारे ये बनाते हैं। और कोई नई दवाई अगर मार्केट में आती है तो उसकी अप्रूवल भी इनकी तरफ से मिलती है। तो इसमें यह है कि इनके मुताबिक हर वो चीज़ जो खुराक के अलावा है, जो कि जिस्म के किसी साख्त में या किसी काम में, कोई काम फंक्शन में उसके ऊपर असरअंदाज होती है, तो उसको हम ड्रग कहते हैं। यानी एक बहुत बड़ी वसी इसकी डेफिनेशन है ड्रग की, कि हर वो चीज़ खुराक के अलावा जो कि जिस्म के अंदर किसी साख्त या किसी काम में उसके ऊपर असरअंदाज होती है, तो उसको हम ड्रग कहते हैं। सॉरी। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन ये है कि केमिकल विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर ऑफ एन अनवांटेड हेल्थ कंडीशन। यानी कोई भी केमिकल जो कि हम किसी भी जिस्म के सेहत से मुतल्लिक कोई ऐसी हालत हो जो कि अनवांटेड हो, ठीक है, जो हम नहीं चाहते, यानी बीमारी की कोई हालत हो जिससे हम डायग्नोसिस का मतलब होता है शनाख्त, तो उसकी शनाख्त कर सकें, प्रिवेंशन उसकी रोकथाम कर सकें, और क्योर या उसका इलाज कर सकें। तो कोई भी केमिकल जो कि हमें किसी भी सेहत की किसी हालत को उसकी शनाख्त में, उसकी रोकथाम में, उसके फैलाव को रोकने में, और इस तरह उसको इसके इलाज में जो इस्तेमाल होती है, जो भी केमिकल हो उसको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा ये है कि ड्रग और मेडिसन, अक्सर ये भी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स के इसमें क्या फ़र्क है। तो उसमें जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जो ड्रग है और जो मेडिसन है, ड्रग जो है ये अनफिनिश्ड फार्म में होते हैं, यानी रा फार्म, खाम हालत में होते हैं, ठीक है। और जो मेडिसन होते हैं वो फिनिश फार्म में होते हैं। यानी ड्रग की मिसाल ऐसी है कि वो एक पाउडर फार्म है, कोई भी आप उसका ले लें, कोई भी प्लांट है या कोई भी केमिकल है जो कि एज ए ड्रग काम करता है, दवाई के तौर पर काम करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं, वो वैसे ही पाउडर फार्म में या फिनिश फार्म में नहीं होता जो कि इस्तेमाल के काबिल हो। ठीक है जी। तो ड्रग मतलब पाउडर फार्म में है, अभी हमने उसके टेबलेट कैप्सूल नहीं बनाए, तो ये ड्रग है। जब हम इसको टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन बना लेते हैं तो ये मेडिसिन में आ जाता है।
दूसरा ये कि जितने भी ड्रग हैं ये सारे मेडिसिन हैं। ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, इसका उल्टा है, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट नॉट ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन। तो ये कि जो ड्रग्स होते हैं ये इनका गलत इस्तेमाल भी होता है। जिस तरह जितने भी जो नशावर अद्वियात हैं, नशावर चीज़ें हैं, कोकेन है, हीरोइन वगैरह, ये भी सारे ड्रग में आते हैं, इनको हम मेडिसिन नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो मेडिसिन जितनी भी हैं इनका इस्तेमाल ये है कि इनका ये फ़ायदा है, ये जिस्म को फ़ायदा देते हैं। ड्रग फ़ायदा भी दे सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। ड्रग हम मंशियात को भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्रग नॉमेनक्लेचर ये क्या है? ड्रग नॉमेनक्लेचर इज ए सिस्टमिक नेमिंग ऑफ ड्रग्स यूजिंग स्पेसिफिक रूल्स। यानी जब हम हम जो दवाई लेते हैं इसको हम एक नाम देते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ख़ास तरह का सिस्टमिक नेमिंग ये होता है कि उसमें ख़ास तरह की उसमें अपने उसके एक कवानीन होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक हम उनको नाम देते हैं। तो जितने हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनके जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, इनके 3 नाम होते हैं। एक होता है केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होता है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, इट इज़ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। उसका जो कीमियाई केमिकल नाम या कीमियाई नाम, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो उसके केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, जो उनकी बॉन्डिंग होती है और जो स्ट्रक्चर होता है केमिकल, तो उसके मुताबिक उसको एक नाम दिया जाता है। तो ये काफ़ी लंबा भी होता है और मुश्किल भी होता है। आगे हम इसकी मिसालें देख लेंगे। दूसरा है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम क्या होता है? ये एक सिंपल एंड यूनिक नेम होता है और इट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग यून इन फार्माकोपिया। ये एक इसका एक ऑफिशियल नाम होता है जो कि फार्माकोपिया में दिया जाता है। फार्माकोपिया एक किताब होती है, ऑफिशियल बुक इसको कहते हैं, जिसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं सबके नाम और इनके फिर आगे इसको किस तरह से हम टेबलेट कैप्सूल इन चीज़ों में हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, फार्माकोपिया में होती हैं। जब तीसरी क्या है? तीसरा नाम जो इसका है पेटेंट आर प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम। ये नाम जो होता है, ये कोई भी कंपनी जो कि उस दवाई को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको अपना नाम देती है। ये ब्रांड नेम जो होता है ये मुख्तलिफ होता है। बाकी जो जेनेरिक होता है, केमिकल नेम, ये सब का एक ही होता है, लेकिन जो ब्रांड नेम होता है वो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जो कंपनी बनाती है उसको अपने नाम से ही उसको क्या करती है, आगे वो करती है, आगे वो बनाती है और अपने नाम उसका होता है, अपना नाम उसको देती है। तो नीचे कुछ मिसालें हैं जिसके देख लें। केमिकल नेम है, जेनेरिक नेम है और ब्रांड नेम, ये 3 कॉलम है हमारे पास। तो इसमें है पहला क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये इसका केमिकल नाम है और इसका जेनेरिक नाम है एस्प्रिन, और जिसके ब्रांड नेम है वो क्या है? डिस्प्रिन है और एस्कार्ड है। तो ये 2 नाम जो हैं ये मुख्तलिफ कंपनियों के हैं और ये कंपनियों के क्या होते हैं, उन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने अलग से नाम दिया हुआ है। लेकिन जेनेरिक जो होता है वो इनका अपना एस्प्रिन ही है। इस तरह है एसिटामिनोफेन, इसका केमिकल नाम है, जेनेरिक नेम क्या है? पैरासीटामोल है और ब्रांड नेम कालपोल है। इस तरह और कंपनीज भी बनाती हैं, लेकिन मशहूर ये पैराडोल। अच्छा, इसके बाद है केमिकल नेम है क्लोरोडाईहाइड्रोमिथाइल फिनाइल बेंजोडाइजेपिन 2,1। तो ये डायजेपाम है जो नशावर दवाई है। तो उसका ये इसका केमिकल नाम है। जेनेरिक नेम इसका क्या है? डायजेपाम है और ब्रांड नेम इसका वैलियम है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, ये देखें, ये जो इस कार्ड है, ठीक है, तो इस कार्ड के अंदर ये देखें जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एस्प्रिन या सेफली कोटेड एस्प्रिन, ये इसका जेनेरिक नेम है। 75 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ भी दी है। नाम इसका स्कार्ड इसका जेनेरिक नाम है और जो इसका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम इसका वो है स्कार्ड है, जेनेरिक नेम इसका एस्प्रिन है। इस तरह देख लें, ये पेनाडोल है, पेनाडोल क्या है? इसका ब्रांड नेम है और पैरासीटामोल ये इसका जेनेरिक नेम है। जेनेरिक नेम को हम उसको फार्मूला भी कहते हैं, आमतौर पर हम इसको फार्मूला भी कहते हैं।
तो जो केमिकल नेम होता है वो काफ़ी मुश्किल भी होता है, बड़ा भी होता है, तो वो ज़्यादातर बिल्कुल 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 भी नहीं लिखते, हम कवर जो होता है इसके ऊपर नहीं लिखते। अच्छा जी, तो जो कंपनियों की जो कवर्स होते हैं मेडिसिन के टैबलेट्स के, तो इसके ऊपर क्या होता है कि एक हम सिर्फ वो लिखते हैं, जिस तरह ये है एस्कॉर्ड है, तो ये क्या है, ये इनका सिर्फ ब्रांड नेम है, ये लिखते हैं। और नीचे जो इसका फार्मूला होता है वो लिखते हैं, इस तरह ये पेनाडोल है और नीचे इसका पैरासीटामोल इसका फार्मूला है, इसको जेनेरिक भी कहते हैं। तो ये दो दो नाम हम लिखते हैं, ठीक है, ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम। इसमें जो केमिकल नाम होता है वो हम नहीं लिखते। अच्छा, इसके बाद है प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होता है, ए मेडिकेशन दैट इज इनएक्टिव इन इट्स इनिशियल फॉर्म बट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव ड्रग विद इन द बॉडी। प्रोड्रग जब एक मेडिकेशन, एक दवाई होती है जो कि इनएक्टिव होती है, यानी एक्टिव नहीं होती। इनएक्टिव मतलब होता है कि एक्टिव नहीं होती, वो कुछ अमल नहीं करती, एक्शन नहीं करती इनिशियल फॉर्म, इसके इब्तदाई हालत में। लेकिन फिर वो क्या होती है कि वो कन्वर्टेड होती है, तब्दील हो जाती है इनको एक एक्टिव ड्रग में, एक्टिव फॉर्म में। जब जिस्म के अंदर चली जाती है तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है, तो उसके बाद फिर वो एक्टिव हो जाती है। तो ये आगे देखते हैं, दिस कन्वर्जन अकर्स थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज एंजाइम कैटालिसिस, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। तो इसकी जो तब्दीली होती है, जो इसका तब्दील होना है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद होता है, उसके थ्रू होता है, उसके ज़रिए होता है। और वो कौन सा है, जिसमें है एंजाइम कैटालिसिस, यानी एंजाइम के ज़रिए से उसकी तोड़फोड़ होती है, हाइड्रोलिसिस जिसमें वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और रिडक्शन जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन ऐड होता है, और इस तरह हाइड्रोजन लॉस जो रिडक्शन का एक प्रोसेस है। तो इन प्रोसेसेस में इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और ये फिर आगे काम करता है। इसकी मिसालें हम देखते हैं, इसमें है एस्प्रिन, जो कि कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड में, और वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि वो जिस्म के अंदर जो सूजश होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको ख़त्म करता है। इसके बाद है प्रेडनिसोन, दूसरी एग्जांपल है प्रेडनिसोन। ये एक स्टीरॉयड है और वो मेटाबोलाइज होता है, वो तब्दील होता है प्रेडनिसोलोन में। और ये कर्टिकोस्टेरॉइड एक स्टीरॉयड है जिस्म के अंदर, जो कि मुख्तलिफ काम करता है, और वो भी इन्फ्लेमेशन में इसका अच्छा रोल है। इसके बाद है फॉस्फेनिटोइन, और फॉस्फेनिटोइन कन्वर्ट होता है फेनिटोइन में, जो कि एक एंटी कन्वल्सेंट है। जो ज़्यादातर हम जो एपिलेप्सी एक बीमारी है, मर्गी जिसे कहते हैं, मर्गी मिर्गी, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास कुछ मिसालें हैं जो कि प्रोड्रग की हैं। अच्छा, प्लेसिबो, इसके बाद प्लेसिबो है। प्लेसिबो क्या है, ए सब्सटेंस और अ ट्रीटमेंट दैट हैज़ नो एक्टिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट बट कैन स्टिल प्रोड्यूस ए परसीव्ड और एक्चुअल इम्प्रूवमेंट इन ए पर्सनस कंडीशन। प्लेसिबो ये होता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि, या इलाज होता है जो कि इसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, यानी जिस्म के अंदर ये कोई बीमारी को ख़त्म करने की का असर इसका नहीं होता। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, एक परसीव्ड, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती फ़र्क पड़ता है जिस्म के ऊपर, या कभी कभी जो इंसानों के अंदर असली तौर पर भी, मतलब जिस्म के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बेहतरी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी दवाई होती है, दवाई इसमें नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़, मतलब कोई भी मीठी चीज़ पेशेंट को दे दी जाती है, और उसको कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पर ये एक दवाई है, ये आप ले लें। तो वो देखते हैं कि इसमें इस मरीज़ को जो नफसियाती मसला है वो है, उसकी वजह से उसको ये हो रहा है, या असल में ये जो दवाई है ये काम करती है। तो बेसिकली तो हम प्लेसिबो में हम दवाई नहीं देते, उसमें हम कोई ऐसी चीज़ होते हैं जो कि इनर्ट होती है, जो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मरीज़ की जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर असर है, नफसियाती असर, उसको देखने के लिए हम ये प्लेसिबो इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़्यादातर नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती, ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स वो होते हैं जब हम कोई नई दवाई बनाते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ वो होते हैं। इस पर एक अलग सा लेक्चर इंशाल्लाह बनाएंगे।
तो उसमें ये होता है कि हम जो भी नई दवाई बनाते हैं तो उसमें पहले जो जानवर होते हैं उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर इंसानों में फिर वो चेक करते हैं, उसके असरात देखते हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और आगे फिर वही दवाई पहले ये मतलब जो जब भी हम नई दवाई लेकर आते हैं मार्केट में तो जानवरों में, उसके बाद फिर इंसानों में और फिर आगे वो आम मार्केट में आ जाती है। तो इसमें हम इफ़ेक्ट्स को, उनके असरात को, इसका कंपैरिजन करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं एक दूसरे ग्रुप के साथ जिसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, जिसमें हम असल में दवाई देते हैं। और इसमें जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें हम दवाई नहीं देते, तो उसमें सिर्फ उसका नफसियाती असर देखते हैं कि ये क्या होता है कि इसका असर है या नहीं है। ठीक है, तो प्लेसिबो बेसिकली ये होता है कि ये कोई वो नहीं होता, इसके अंदर कोई दवाई नहीं होती, ऐसे ही मरीज़ को देखने के लिए, उसका नफसियाती असर देखने के लिए हम देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। और टॉक्सिकोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा था कि ये क्या है, स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन और एनिमल्स। टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है, शाख है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम दवाइयों के मुज़र असरात पढ़ते हैं और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनके मुज़र असरात जो कि जानदारों के ऊपर उसके पड़ते हैं, यानी इंसानों में और जानवर हैं इनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, इसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो ये एक ब्रांच है, इसमें सारी फिर जितने भी इनके एडवर्स इफेक्ट आते हैं और किन किन जो अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको वो दवाइयाँ डैमेज करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।